रेखा से नीचे रहने वाले मतलब बीपीएल परिवारों के स्वरोजगार उन्मुखता तथा आयजनक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1999 से आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मतलब SGSY क्रियान्वित की जा रही थी आपका, ठीक है। और आपका कालांतर में इसे और व्यवहारिक बनाते हुए इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया, ठीक है। और आपका राष्ट्रीय तथा पुनर्गठित स्वरूप में इसकी औपचारिक शुरुआत जो है 3 जून 2011 को की गई। और आपका नवंबर 2015 में इस योजना का नया नाम जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब डे NRLM किया गया। देखिए 1999 में आपका इस योजना का नाम तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से 1999 में शुरू की गई SGSY, ठीक है, क्रियान्वित की जा रही थी। अब आपका 3 जून 2011 को आपका पुनर्गठित किया गया। अब इसका नाम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया आपका 3 जून 2011 को। अभी वर्तमान में जो है नवंबर 2015 से इस योजना का नामकरण जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM किया गया, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य है आपका इस योजना का गरीबी को कम करने हेतु गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है भैया, है, जिससे आपका उनकी आजीविका में सतत सुधार हो। और इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक अभिज्ञात ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयवृत्त तरीके से स्वयं सहायता समूह SHG के अंतर्गत लाया जाए भैया। इसके तहत अगला पॉइंट है आपका समाज के असुरक्षित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के कुल व्यक्तिगत लाभार्थियों में 50% अनुसूचित जाति जनजाति के, 50% महिलाएं, 15% अल्पसंख्यक तथा 3% जो है शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल किया जाएगा। डे NRLM एक केंद्र प्रायोजित योजना है भैया। ये आपका डे NRLM मतलब आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है आपका ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और इस कार्यक्रम का वित्तीयन जो है केंद्र एवं राज्यों द्वारा आपका 75-25 के अनुपात में किया जाता है। देखिए 75% केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% राज्य सरकार वहन करेगी इस योजना में, है। और सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्य हेतु जो है यह अनुपात अलग है। कितना है वहां पर पूर्वी राज्यों और सिक्किम सहित 90% केंद्र वहन करेगी उन राज्यों में और 10% राज्य वहन करेगी, ठीक है। 90-10 का अनुपात है। तथा केंद्र शासित के लिए पूर्णतः केंद्र समर्पित में किया जाता है। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें पूरा मतलब 100% जो योगदान है वो केंद्र समर्थित किया जाता है। पूरा 100% खर्च जो है केंद्र वहन करेगी। SHG गठन में सहायता हेतु NGO समुदाय समन्वयकों फैसिलिटेटरों आदि को 10,000 रुपए प्रति SHG प्रदान किए जाएंगे भैया, ठीक है। और आपका सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु 15,000 रुपए तथा SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु 20,000 रुपए की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और क्षमता निर्माण एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभार्थी जो है 7,500 रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला परियोजना है आपका खादी गांव परियोजना भैया। ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने और गांव से शहरों की तरफ जो आपका पलायन बढ़ रहा है को रोकने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग मतलब KVIC द्वारा खादी गांव नामक परियोजना शुरू की गई। गंतव्य है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग MSME मंत्रालय के अधीन काम करता है। याद रखिएगा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग MSME मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला आपका योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए आपका जनसंख्या लाभांश का फायदा उठाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को मंजूरी प्रदान की तथा इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। इसके तहत अगले एक वर्ष में 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। एक वर्ष तक योजना के कुशल क्रियान्वयन के पश्चात कैबिनेट मंत्रालय द्वारा आपका 4 वर्षों मतलब आपका 2016 से 2020 के लिए इस योजना को बढ़ाया गया तथा इसके लिए
12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, और आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर 2016 को देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान IIS की आधारशिला कानपुर उत्तर प्रदेश में रखी। देखिए, देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान मतलब IIS की आधारशिला कब रखी गई? 19 दिसंबर 2016 को रखी गई, आपका उत्तर प्रदेश कानपुर में रखी गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला पॉइंट है, इस योजना में प्रशिक्षण देते समय श्रम बाजार में 9 प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, इस योजना के तहत जो आपका प्रशिक्षण देते समय आपका श्रम बाजार में जो नए हैं उनको खासा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई जो छात्र बीच में छोड़ दिए हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा इस योजना के तहत। और योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। भैया कितना? 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है यहाँ पर। अब हम लोग इसके तहत अगला पॉइंट देखिए, इसी योजना के तहत आपका है लास्ट पॉइंट आपका 15 जनवरी 2021 को इस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। भाई, तीसरे चरण का शुभारंभ जो है इस योजना के कब किया गया? 15 जनवरी 2021 को किया गया। ठीक है, 300 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ लगभग 600 केंद्रों में यह योजना शुरू की गई। अब हम अगला देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 देखा जाए। भैया देखते हैं इसमें क्या क्या है। 15 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को अनुमोदित किया गया। और यह नीति आपका सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने तथा वहनीय लागत पर सभी को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लक्षित है। और इसका लक्ष्य क्या है भैया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हम लोग देख लेते हैं। इसका लक्ष्य जो है जीवन प्रत्याशा एवं स्वास्थ्य जीवन। इसके अंतर्गत क्या क्या है? इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है आपका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 67.5 से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना है। ठीक है, और वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुशल प्रजनन दर TFR को घटाकर 2.1 तक लाना है 2025 तक। ठीक है, और आपका मृत्यु दर के बारे में देखते हैं हम लोग। मृत्यु दर में आपका पहला पॉइंट है इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम कर वर्ष 2025 तक 23 तक लाना तथा मातृ मृत्यु दर MMR को वर्तमान स्तर से घटाकर वर्ष 2020 तक 100 के स्तर पर लाना है। आंकड़ा को याद रखिएगा भैया, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। नवजात शिशु मृत्यु दर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आपका वर्ष 2019 तक घटाकर 28 करना है। ठीक है, और आपका रोग प्रसार घटनाओं में कमी के बारे में क्या क्या पॉइंट है भाई, ये देखते हैं हम लोग। देखिए, रोग प्रसार घटनाओं की कमी के लिए पहला पॉइंट है आपका वर्ष 2020 तक HIV एड्स के लिए 90:90 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना था। अर्थात वर्ष 2020 तक 90% HIV संक्रमित लोगों को अपनी HIV स्थिति के बारे में पता हो। HIV संक्रमित 90% व्यक्तियों को अस्थायी एंटी रेट्रोवायरस चिकित्सा प्राप्त हो और एंटी रेट्रोवायरस चिकित्सा प्राप्त करने वाले 90% लोगों में विषाणु की रोकथाम सुनिश्चित हो। इसके अलावा वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोगों, वर्ष 2017 तक काला जार तथा हाथी पांव लिम्फेटिक फाइलेरिसिस का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना। ठीक है, अगला है इसमें पॉइंट स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज। इसके तहत आपका वर्ष 2025 तक मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में 50% की वृद्धि करना। इसके अलावा आपका अगला पॉइंट है स्वास्थ्य से संबंधित आपका पार क्षेत्रीय लक्ष्य। आपका ये तंबाकू उपयोग के मामले में वर्तमान स्तर की तुलना में वर्ष 2020 तक 15% की तथा वर्ष 2025 तक 30% तक की कमी लाना है भैया। और वर्ष 2020 तक सभी के लिए सुरक्षित जल एवं स्वच्छता तक पहुंच को सुनिश्चित करना। अब अगला पॉइंट है आपका स्वास्थ्य वित्त का पॉइंट है, हेल्थ फाइनेंस में पॉइंट है आपका सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP के वर्तमान 1.15% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करना है। और इसमें आपका दूसरा पॉइंट है
पर राज्यों के स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को बढ़ाकर आपका वर्ष 2020 तक उनके बजट का 8% से अधिक करना है। कितना? 8% से अधिक। अगली योजना है भाई आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना। यह आपका 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले से किया गया है। अगर पूछा जाए भैया राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कहां से किया गया, किस जगह से, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2017 को किया गया। गंतव्य है कि वर्ष 2015-16 के बजट में इस योजना के गठन का प्रस्ताव किया गया था। आयु संबंधी बीमारियों मतलब कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, दांतों का टूट जाना एवं विकलांगता आदि का सामना कर रहे गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सामान्य बनाना तथा परिवारों के सदस्यों एवं देखरेख करने वाले पर उनकी निर्भरता को कम करना आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ किया गया। देखिए अगर ये पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई, तो हरियाणा के पानीपत जिले से की गई। कब की गई, किस वर्ष की गई, और वर्ष और डेट पूछेगा तो 22 जनवरी 2015 को की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य है आपका लिंग आधारित भेदभाव को रोकना और लिंग चयन का उन्मूलन, बालिकाओं की उत्तर जीविका और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना। देखिए बालिकाओं के लिए खास करके ये योजना शुरू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उनके लिए जितनी भी योजनाएं शुरू की गई बालिकाओं के लिए, ये भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, वहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। अगली योजना है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराने हेतु स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की टैगलाइन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। देखिए इसमें उज्ज्वला योजना का क्या आपका लक्ष्य है, आपका निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य है आपका जो गरीब परिवार है उनको। और ये योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को शुरुआत की गई थी। किस जगह से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आपका की गई थी। और इसका लक्ष्य जो है वर्ष 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 8 करोड़ परिवारों को, परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। 2020 तक का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 8 करोड़ परिवारों को, जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क मतलब आपका रसोई गैस उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था 2020 तक का। ठीक है, और आपका निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराना। बीपीएल परिवारों के प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर आपका 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कितना? बीपीएल परिवारों के जो प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन है उन पर 1600 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना सेकंड का शुभारंभ किया गया। देखिए उज्ज्वला योजना सेकंड का शुभारंभ भी पूछा जाए तो बताइएगा आप लोग 10 अगस्त 2021 को। अभी उज्ज्वला योजना का दूसरा भाग चल रहा है, सेकंड चल रहा है, उज्ज्वला योजना सेकंड चल रही है आपका 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई थी। अब पहली उज्ज्वला योजना फर्स्ट कब प्रारंभ की गई थी? पहली बार 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपका उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर इसका शुभारंभ किया। देखिए अगर आपका पहली उज्ज्वला योजना पूछा जाए पहली बार किस जगह से शुरुआत की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। और वहीं उज्ज्वला योजना सेकंड का पूछा जाए शुरुआत किस जिले से की गई थी? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से की गई थी। वहां एलपीजी कनेक्शन सौंपकर शुभारंभ किया गया। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के बारे में यहां देखते हैं हम लोग पहले। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए स्वतंत्रता के 75 वर्ष मतलब आपका वर्ष 2022 पूर्ण होने तक आपका इसके लिए आवास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने एक व्यापक मिशन 2022 तक सबके लिए आवास शुरू किया था। सबके लिए घर योजना शुरू किया था आपका। ठीक है, अब आपका ये जो है 23 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन को अनुमति प्रदान की गई भैया। और योजना का औपचारिक शुभारंभ जो है 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगरा से किया गया। देखिए
प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ अगर पूछा जाए औपचारिक शुभारंभ कब किया गया, 23 नवंबर 2016 को किया गया। कहां से, किस जगह से, आगरा से किया गया। ठीक है। और आपका सबके लिए घर एक योजना है, ये सबको घर उपलब्ध कराना है इस योजना का, ये मेन पर्पज है यहाँ पे, लक्ष्य उद्देश्य है। ठीक है भाई। तो इसमें इस योजना के तहत अगली पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए योजना के तहत आपका समतल क्षेत्रों में प्रति आवास 1,20,000 जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। और आपका लाभान्वितों को पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया गया भैया। और आवासों के निर्माण की लागत केंद्र एवं राज्यों के मध्य समतल क्षेत्रों के लिए 60-40 के अनुपात में, जबकि पहाड़ी पूर्वी क्षेत्रों हेतु 90-10 के अनुपात में वितरित होगी। देखिए आपका आवासों के निर्माण में जो लागत है आपका, वो आपका मध्य समतल क्षेत्रों के लिए आपका 60% केंद्र वहन करेगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। और वहीं आपका पहाड़ी या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए आपका 90% केंद्र वहन करेगी खर्च, और 10% जो अनुपात जो राज्य वहन करेगी। याद रखिएगा इस रेशियो को आप लोग। और लाभान्वित को 70,000 रुपए तक का ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान की गई। इसके अलावा आपका आवास के निर्माण हेतु क्षेत्रफल को मौजूदा 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया। ठीक है। अगली योजना है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखिए नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY को स्वीकृति प्रदान की गई। ये 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जगह से किया गया, तो बिहार के पटना से किया गया। कब किया गया था, किस तिथि को किया गया, किस ईयर को किया गया, तो 25 जुलाई 2015 को किया गया भैया। और इसका लक्ष्य है, इस योजना का मकसद क्या है, अविद्युतीकृत गांव का विद्युतीकरण करना। जिन गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मकसद है। अगली आपकी योजना है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की गई। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई भैया। ये आपका कब की गई, 11 अक्टूबर 2014 को की गई। लोकनायक किन्हें कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। और यह योजना मुख्यतः ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय संसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है भैया। और आपका इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांवों को बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने हेतु गोद लिया गया। इसके माध्यम से मार्च 2019 तक आपका 3 आदर्श ग्रामों को विकसित करने का कार्य किया गया। देखिए सांसद को जो है आपका जिस क्षेत्र के संसद है उनको 3 गांव को गोद लेने का प्रावधान 2019 में किया गया। इसके बाद 5 और गांव का प्रति वर्ष चयन किया जाएगा और उनके विकास के कार्य को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाएगा। भाई वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं। अगला अभियान योजना है हम लोग का प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। देखिए विमुद्रीकरण के बाद जो है आपका देश में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया के दौरान जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई थी वह था कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से डिजिटल साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। ठीक है। वर्ष 2014 में आपका शिक्षा पर NSSO के 71वें सर्वेक्षण, देखिए 2014 में आपका NSSO का कौन सा सर्वेक्षण था, 71वां सर्वेक्षण था। याद रखिएगा 71वें सर्वेक्षण के अनुसार केवल 6% ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर है, अर्थात 94% ग्रामीण परिवारों के पास भैया कंप्यूटर ही नहीं था उस समय। 2014 में जो एक सर्वेक्षण जो किया गया NSSO का 71वां सर्वेक्षण,
उसके तहत 6% ग्रामीण परिवारों में केवल कंप्यूटर की सुविधा थी, वहां पर यूज कर रहे थे वो लोग। 94% कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी वहां पर, ठीक है। तो आपका इस तरह से डिजिटल लेन देन देने में काफी दिक्कतें आनी थी, तो इसके लिए क्या करना है भैया, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपका 8 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDISHA दिशा को स्वीकृति प्रदान की गई भाई। और आपका अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला हम लोग योजना देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए कुछ ताप विद्युत परियोजनाएं हम लोग यहाँ देखते हैं भाई, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सभी यहाँ पे योजनाएं आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऊर्जा वर्तमान में मानव की प्राथमिक आवश्यकता बन गई भाई। ऊर्जा के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही भैया हर जगह पे, चाहे गांव हो या शहर हो। बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते औद्योगिक क्रियाकलापों के साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है भैया। प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत की बढ़ती मांग के मद्देनजर आपका विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं देखते हैं हम लोग। ये आपका ताप विद्युत परियोजना है, जितनी भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जितनी भी उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है सब लोग यहाँ देख लेते हैं। 30 नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता आपका 30,516.08 मेगावाट है। देखिए आंकड़ा भी भैया क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आंकड़ा से रिलेटेड भी। तो उत्तर प्रदेश में आपका 30 नवंबर 2021 के स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल क्षमता कितनी थी, संस्थापित क्षमता 30,516.08 मेगावाट है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका तापीय ऊर्जा इसमें आपका तापीय ऊर्जा 25,222.14 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा 440 मेगावाट है। जल विद्युत ऊर्जा का पूछा जाए तो 501.60 मेगावाट एवं नवीकरणीय ऊर्जा का 4,352.34 मेगावाट का योगदान करते हैं आपका इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका तापीय ऊर्जा के अंतर्गत कोयला आधारित संयंत्रों की 23,729 मेगावाट एवं गैस आधारित संयंत्रों की आपका 1,493.14 मेगावाट संस्थापित क्षमता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र है आपका कौन कौन सा, NTPC द्वारा स्थापित कौन कौन सा है आपका सिंगरौली है जो कि सोनभद्र में, रिहंद भी सोनभद्र में है, दादरी आपका गौतम बुद्ध नगर में भैया याद रखिएगा, ऊंचाहार कहाँ पे है, रायबरेली में, टांडा कहाँ पे, अम्बेडकर नगर में है, और औरैया में है, ठीक है। याद रखिएगा, मिलाने के लिए दे देता है, मैचिंग करने के लिए दे देता है भैया, ठीक है। ताप विद्युत दे देगा और जगह का नाम दे देगा, किस जगह पे किस जिले में है, ठीक है। ये सब चीज आती है क्वेश्चन यहाँ से। औरैया गैस आधारित, दादरी गैस आधारित एवं कोयला आधारित तथा शेष कोयला आधारित ताप संयंत्र। देखिए औरैया जो है गैस आधारित संयंत्र है, विद्युत संयंत्र, और दादरी गैस तथा गैस एवं कोयला आधारित संयंत्र, गैस एवं कोयला आधारित संयंत्र, और जितने बचे आपका वो सब ताप संयंत्र आधारित है। मतलब आपका सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार, टांडा, ठीक है, ये सब आपका शेष ताप संयंत्र है, ये सब ताप आधारित। अगला आपका मेजा ताप विद्युत संयंत्र। मेजा कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद, अभी वर्तमान नाम प्रयागराज है, मेजा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। NTPC एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम मतलब UPRVUNL की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और आपका 12 ताप विद्युत संयंत्र U3, ये भी आपका प्रयागराज में है। प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संस्थापित निजी क्षेत्र का ताप विद्युत संयंत्र है ये भैया आपका कौन सा, 12 ताप, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन सहित अनपरा सोनभद्र हो गया, ओबरा सोनभद्र हो गया, हरदुआगंज अलीगढ़ हो गया, जवाहरपुर हो गया एटा में, पनकी कानपुर में, एवं परीक्षा जो है झांसी में, ठीक है। और आपका कानपुर स्थित जो है आपका निर्माणाधीन घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र जो है UPRVUNL एवं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन NLC की संयुक्त परियोजना है भैया। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण जो है आपका 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का प्रारंभ कब हुआ था, 1967 में, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से हुआ था। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए भेल द्वारा मशीनरी दी गई है, ठीक है। अनपरा के बारे में देखते हैं। अनपरा ताप विद्युत संयंत्र की पहली 3 तथा 6ठी एवं 7वीं यूनिटों के लिए भेल द्वारा, जबकि 4थी एवं 5वीं यूनिटों के लिए आपका
मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान द्वारा मशीनरी दी गई थी, याद रखिएगा। और आपका बात है हरदुआगंज विस्तार सेकंड, ओबरासी, जवाहरपुर एवं पनकी विस्तार को कोयले की आपूर्ति सहरपुर, जमार पानी कोल ब्लॉक राजमहल से की जाएगी। यह कोयला ब्लॉक झारखंड के दुमका में स्थित है भैया। कहाँ स्थित है? झारखंड के दुमका में स्थित है। अगला इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सौर फोटो वोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 मेगावाट क्षमता की 2 परियोजनाएं कौन कौन? उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर जो कि अलीगढ़ में पड़ता है एवं घोसी कहाँ पड़ता है? मऊ में स्थापित की गई भाई 100 में किलोवाट क्षमता की, ठीक है। और आपका इसके अलावा एनटीपीसी की प्रदेश में सौर आधारित प्रवर्तित कॉमसेंट परियोजना है आपका बिल्होर कानपुर 225 मेगावाट है, दादरी 5 मेगावाट है आपका, ऊंचाहार 10 मेगावाट, सिंगरौली 15 मेगावाट और औरैया जो है 20 मेगावाट। देखिए मेगावाट से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किस जिले में कितने मेगावाट की क्षमता की पावर प्लांट है, सौर पावर प्लांट, ठीक है। और एनटीपीसी की आपका सौर आधारित निर्माणाधीन परियोजनाएं कौन कौन सी? आपका बिल्होर 85 मेगावाट है, औरैया 12 मेगावाट है एवं रिहंद जो है 20 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त औरैया में 20 मेगावाट की तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना भी कार्यरत है। अगर पूछा जाए तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना किस जगह पर कार्यरत है तो कहां बताएंगे? औरैया में। कितने मेगावाट की भैया? तो 20 मेगावाट की है आपका। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है, याद रखिएगा। रेणुकूट जो में स्थित जो हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को है विद्युत की आपूर्ति कौन करता है? रिहंद परियोजना से होती है वो। और एनटीपीसी की सिंगरौली में 8 किलोवाट की लघु जल विद्युत परियोजना है एवं घुकवान झांसी में 24 मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना भैया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र आपका नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहां पे है? नरौरा बुलंदशहर में है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नरौरा परमाणु संयंत्र में आपका 220 से 220 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर कार्यरत हैं। कितने मेगावाट क्षमता के? 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर कार्यरत हैं नरौरा परमाणु संयंत्र में। इसके अलावा आपका नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 से तथा द्वितीय इकाई से 1 जुलाई 1992 को शुरू हुआ था, ठीक है। अब हम लोग अगला आपका अभियान देखते हैं भाई, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान भैया। यह आपका उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित जो आपका सेम मतलब सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन व मध्यम अति कुपोषण MAM मतलब मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान शुरू चलाया गया भैया। यह अभियान 1 से 5 वर्ष तक के गहन जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए यह अभियान चलाया गया 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य है आपका। कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इस अभियान के अंतर्गत आपका चिन्हित SAM-NAM बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया गया, ठीक है। और इस अभियान का खाका जो है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने तैयार किया है, ठीक है। और यह अभियान जो है आपका 3 थीम, पहले महीने की थीम क्या थी? देखिए 3 थीम थी भैया इस अभियान की। पहले महीने की थीम देखते हैं। पहले महीने की थीम थी आपका मातृ पोषण, और दूसरे महीने की थीम क्या थी? बाल पोषण, और तीसरे महीने की थीम क्या थी? प्रथम 1000 दिवस। ये थीम थी तीसरे महीने की होगी पर चलाया गया। और 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर अभियान के दौरान कुपोषण की दर में गुणवत्तापरक कमी लाने वाले प्रत्येक जिले की 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मुख्य सेविकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया भैया। अगली योजना है आपका, अगली परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना। वीडियो को शेयर करते हैं भाई, वीडियो को लाइक शेयर फटाफट। अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में देखते हैं भैया। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को इस परियोजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। और आपका ये जो है
अर्जुन सहायक परियोजना आपका धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में अर्जुन सहायक परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है, तो ऑप्शन मारेंगे आप लोग धसान नदी पर। ठीक है, 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना है। कितने करोड़ रुपए की? 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा एवं हमीरपुर जिलों के 168 गांवों में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। देखिए, ये परियोजना की लागत 2600 करोड़ रुपए की परियोजना है आपका। ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले के गांवों के किसानों को फायदा होगा? इससे आपको फायदा होगा बांदा, महोबा, हमीरपुर जिले के 168 गांवों के 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। और इस परियोजना को पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा, साफ पानी मिलेगा 4 लाख लोगों को इस परियोजना के पूरा होने पर। और इस परियोजना के तहत लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी भैया। और बेतवा की सहायक नदी धसान नदी को प्राचीन काल में दशाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपका ये धसान नदी जो है किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। भी आज जान लीजिए आप लोग इस बात को भी। और आपका इसे प्राचीन काल में दशाड़ के नाम से भी जाना जाता था, धसान नदी को। ठीक है, गंतव्य है कि अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी भैया? अर्जुन सहायक परियोजना आपका वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी, केंद्र और राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, वर्ष 2015 में समाप्त होने वाली यह परियोजना आपका पर्याप्त बजट न होने के कारण अब तक 45% ही पूर्ण हो सकी है। मतलब बजट पर्याप्त न होने के कारण 2015 में आपका परियोजना जो है समाप्त होने वाली है परियोजना, बजट प्राप्त न होने के 45% ही पूर्ण हो सकी थी। मतलब ये 2015 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि बजट यहाँ पे बजट की कमी थी, यहाँ पे पैसे की कमी थी। केवल 45% ही पूरी हो सकी थी यह परियोजना। इस परियोजना के तहत 71 किमी लंबी नहर को 3 बांधों के साथ जोड़ते हुए कबरई डैम तक ले जाना है। धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है। देखिए, धसान नदी पूछा जाए कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो धसान नदी आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन सी परियोजना है आपका रसीन बांध परियोजना। देखिए, ये आपका 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में बाण गंगा नदी पर निर्मित रसीन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपका किस जिले से परियोजना का शुरुआत किया? आपका किस जिले से लोकार्पण किया? किस जिले में? आपका चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में लोकार्पण किया। कब किया? आपका 10 मार्च 2021 को किया। और साथ ही इन्होंने चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप परियोजना का भी लोकार्पण किया भैया। वर्ष 2002 से 3 से प्रारंभ आपका रसीन बांध परियोजना सरकारों की उपेक्षा के चलते जो 2019-20 में पूरी हुई भैया। इतने साल लगे इसे पूरे होने में। इस परियोजना से आपका 17 गांवों के लगभग 3635 किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह परियोजना आपका मूलतः चौधरी चरण सिंह रसीन बांध परियोजना नाम से शुरू हुई थी, परंतु वर्तमान में बांध पर नवीन बोर्ड में इसका नाम रसीन बांध परियोजना रह गया। देखिए, पहले इस परियोजना का नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह रसीन बांध परियोजना नाम से शुरू की गई थी, परंतु वर्तमान समय में इसका नाम जो है रसीन बांध परियोजना रह गया है। अगली योजना है भाई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। देखिए, यह योजना आपका 15 फरवरी सन 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की राज्य सरकार की एक अभिनव योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। कब? आपका 15 फरवरी 2021 को। ठीक है, और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई भैया। अभ्युदय योजना के माध्यम से जो प्रतियोगी युवाओं को IAS, IPS, IFS, PCS सहित मेडिकल IIT प्रवेश परीक्षाओं हेतु भी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अभ्युदय योजना के पहले चरण में आपका 18 मंडल मुख्यालयों में
प्रारंभ किया गया। आपका अभ्युदय योजना का पहला चरण आपका 18 मंडल मुख्यालय में प्रारंभ किया गया। देखिए अभ्युदय योजना क्या है, 15 फरवरी 2021 को शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में। आपका यह योजना शुरुआत की गई। इसमें आपका फ्री में युवाओं को कोचिंग देना है, जो कि IAS, IPS, IFS, PCS, मेडिकल, IIT वगैरह प्रवेश परीक्षाओं की जो कि तैयारी करते हैं, उनको विशेषज्ञों के माध्यम से उनको फ्री में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, यही आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य है भाई। अगली योजना देखते हैं हम लोग, न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन। भाई देखिए 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया गया। कब? 29 दिसंबर 2020 को। ठीक है, और यह आपका 351 किलोमीटर लंबा है। कितना? 351 किलोमीटर लंबा यह खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी निर्माण लागत कितनी है? राशि 5,750 करोड़ रुपए है। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के परिचालन नियंत्रण केंद्र OCC का भी उद्घाटन किया भाई। और यह नियंत्रण केंद्र EDFC के पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा, ये जो सेंटर है आपका। ठीक है, और यह आपका 1856 किलोमीटर लंबा यह रेल फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना के साहनेवाल से प्रारंभ होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट दानकुनी में समाप्त होता है। देखिए इस फ्रेट कॉरिडोर 1856 किलोमीटर का लंबा जो रेल फ्रेट कॉरिडोर जो है आपका लुधियाना के साहनेवाला से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य से होते हुए पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट दानकुनी में समाप्त हो जाएगा। यह आपका रेल फ्रेट कॉरिडोर 1856 किलोमीटर लंबा है। जगह का नाम और राज्यों का नाम याद रखिएगा। जगह का नाम याद रखिएगा, किस जगह से शुरू हो रहा है, कहां से आपका खत्म हो रहा है ये फ्रेट कॉरिडोर, और बीच बीच में कौन से राज्यों से होकर गुजर रहा है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL द्वारा किया जा रहा है। अगला आपका भाई योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। मेजर ध्यानचंद जिन्हें कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, और इस योजना को आपका 28 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद की जयंती से एक दिन पूर्व इस योजना का शुभारंभ किया। देखिए मेजर ध्यानचंद जी की जयंती कब है आपका? 29 अगस्त को है। ठीक है, 29 अगस्त को है। और इसका उद्देश्य आपका है राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को पक्की सड़क से जोड़ना है। साथ ही भविष्य में इनमें और अधिक खिलाड़ियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। देखिए इस योजना का उद्देश्य है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के 19 जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों को आपका पक्की सड़कों से जोड़ना है इस योजना का उद्देश्य, और भविष्य में आगे भी अधिक खिलाड़ियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। प्रमुख नीतियां हम लोग देखते हैं भैया, बहुत है इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करिएगा, वीडियो को देखते जाइए, लाइक शेयर मारते जाइए फटाफट। देखिए उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021, तो यहाँ पर बिल्कुल नवीनतम ये आपका नीति है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए ये नीति आपका 15 मई 2021 को प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत आपका लिक्विड ऑक्सीजन, जियोलाइट ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सहायक उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकर, आइसो टैंकर, ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण सुविधाओं का निर्माण करने वाली उन इकाइयों को इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। भैया याद रखिएगा कितना? 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। कब शुरुआत हुई थी? 15 मई 2021 को। ठीक है, इच्छुक इकाइयों को अपने प्रस्ताव अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के अंदर देने होंगे। ठीक है, कितने महीने? 6 महीने के अंदर। इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए तक के पूंजी निवेश प्रस्ताव औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष, जबकि इससे अधिक राशि के प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नई नीति के तहत आपका कैपिटल सब्सिडी 3 समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। कितने किस्तों में भैया? 3 किस्तों में दी जाएगी। यह कैपिटल सब्सिडी बुंदेलखंड और पूर्वांचल में
25%, मध्यांचल में 20%, जबकि पश्चिमांचल में आपका 15% होगी, याद रखिएगा। और आपका इसके अलावा इसके अतिरिक्त पूर्वांचल और बुंदेलखंड में स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, जबकि मध्यांचल में 75% और पश्चिमांचल में 50% तक की स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी भैया। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन कर इसकी संस्तुति करेगी। इस समिति के अध्यक्ष आपका अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे भैया। और नीति का मुख्य उद्देश्य होगा आपका प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना तथा उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में चिकित्सीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ऑक्सीजन उत्पाद इसका मकसद है आपका, इस नीति का मकसद है ऑक्सीजन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बने, ठीक है। और इस नीति को 16 मई 2021 को लागू किया गया और यह 6 माह की अवधि के लिए वैध होगी, याद रखिएगा। अगला आपका नीति है आपका, बहुत है इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021, ठीक है, बिल्कुल नवीनतम ये नीति है। 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दी। कब? 25 जनवरी 2021 को। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य में आपका 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने, राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किए जाने तथा कम से कम 3 वर्ष में अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क्स स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, ठीक है। और आपका इस नीति के अंतर्गत आपका डेटा सेंटर पार्क्स और डेटा सेंटर इकाइयों को पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, भूमि के क्रय पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट तथा ऊर्जा संबंधित वित्तीय प्रोत्साहन के अतिरिक्त अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे भाई। और इसके अलावा बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों के अतिरिक्त विभिन्न गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे, उनको विशेष सुविधाएं मिलेंगी विशेष बुंदेलखंड और तथा पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए, ठीक है। और डेटा सेंटर इकाइयों के आसपास बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना किया जाएगा आपका। और इस नीति से राज्य के 3 संभावित डेटा पार्क्स तथा 10 डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना से लगभग 4,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष तथा 10,000 से 20,000 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है भैया। अगला आपका नीति है उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 देखना है हम लोग। देखिए ये आपको 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया। इस नीति का उद्देश्य आपका प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता व सेवाएं प्रदान करना तथा राज्य से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास करना है। साथ ही निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों की निर्यात सामर्थ्य के विकास हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना है आपका इस नीति का उद्देश्य। और आपका इसके अलावा स्थानीय प्रदेश में निर्मित उत्पादों हेतु वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों का चिन्हांकन करना तथा निर्यात संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अंगीकृत करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। देखिए इस नीति के में निर्धारण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियान्वयन रणनीति बनाई गई है आपका। और क्रियान्वयन रणनीति के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं, देखते हैं क्या क्या है। निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को कम करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के निर्यात संबंधी प्रपत्रों के शीघ्र निस्तारण और निर्यातकों की समस्याओं के निवारण में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा आपका समन्वयक की भूमिका निभाना। उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहन, निर्यात योग्य उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई पंजीयन प्राप्त करने में सहयोग करना, निर्यात की प्रबल संभावनाओं वाले जनपदों के उत्पाद एवं सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
इसके अलावा आपका B2B एक्सचेंज की स्थापना, जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही इसमें सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान किया जाना। उत्तर प्रदेश में निर्यात तथा निर्यातकों हेतु एक विश्लेषणात्मक डेटाबेस का निर्माण, जिला निर्यात बंधु की बैठक का प्रत्येक 3 महीने में पर आयोजन आदि रणनीतियां शामिल हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के फोकस क्षेत्र में हस्तशिल्प हो गया, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरियां, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद हो गया, कास्ट उत्पाद हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद हो गया, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, आईटी एवं ITES, मेडिकल वैल्यू हो गया आपका, ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक्स शामिल हैं 2020-25 के फोकस क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन में। ये आप लोग इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के क्रियान्वयन संबंधी कार्य उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संपादित किए जाएंगे। याद रखिएगा, इस नीति के अंतर्गत पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं तथा अन्य अनुषंगिक क्रियाकलापों पर होने वाला व्यय बजट में प्रावधानिक धनराशि की सीमा के अंतर्गत रखा जाएगा। इस नीति के तहत आपका पशु क्रय विक्रय हेतु ई-हाट पोर्टल विकसित किए जाएंगे। देखिए, याद रखिएगा, इस नीति के तहत पशु क्रय विक्रय के लिए ई-हाट पोर्टल विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के माध्यम से कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए तथा कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से उन सभी अवयवों को अंगीकृत किया जा सकेगा जो उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति से आच्छादित हैं। कृषकों की आय दोगुनी की जाएगी, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे आय भी जाहिर सी बात है दोगुनी होगी यहाँ पर, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित निर्यातक इकाइयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु विशेष सेवाओं के हायर किए जाने पर वित्तीय सहायता का प्रावधान इस नीति में किया गया। भाई, अगला हम लोग देखते हैं आपका नीति कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया ये भी, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। इसके तहत क्या क्या है, लक्ष्य रखे गए हैं क्या क्या, ये सारी चीजें देखते हैं भाई। तो 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति संपूर्ण राज्य में प्रभावी होगी, साथ ही बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कब ये नीति आपका प्रदान की गई, कानूनी रूप इसको मंजूरी प्रदान की गई 18 अगस्त 2020 को, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या क्या है ये देखते हैं भैया, काफी इंपॉर्टेंट, लक्ष्य में क्या क्या प्रावधान है आपका। देखिए, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, इसके अलावा प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना, प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्रों COE की स्थापना, प्रदेश में घरेलू विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण ESDM पार्क की स्थापना करना भैया, और प्रदेश में लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना, और फैब इकाइयों के माध्यम से सेमी कंडक्टर्स निर्माण में निवेश आकर्षित करना। और आपका नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC कौन कौन से भैया, तो पहला है आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मतलब आपका ईडा हो गया। आपका ईडा में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, मतलब गौतम बुद्ध नगर में। आपका दूसरा है आपका बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, और तीसरा है आपका लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, ठीक है। याद रखिएगा तीनों जोन आप लोग। और आपका अगला इसमें पॉइंट है, उत्कृष्टता केंद्र की कुल परियोजना लागत जो है आपका 25% राज्य सरकार द्वारा तथा शेष जो है 75% भारत सरकार द्वारा संबंधित उद्योग संघ द्वारा वहन किया जाएगा। देखिए, आपका ये आपका 25% आपका राज्य सरकार द्वारा और 75% भारत सरकार और संबंधित उद्योग एवं उद्योग संघ द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इस नीति के तहत आपका पूंजी उपादान सरकार द्वारा गठित समिति के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाएगा, और 200 करोड़ रुपए तक के स्थिर पूंजी निवेश पर आपका जो है 15% पूंजी उपादान अधिकतम 10 करोड़ रुपए है, ठीक है। और 200 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक के स्थिर पूंजी निवेश पर 15% पूंजी उपादान अधिकतम 150 करोड़ रुपए,
3 वार्षिक किस्तों में उत्पादन आरंभ होने के बाद रहेगा। ठीक है, और आपका 1000 करोड़ रुपए से अधिक स्थिर पूंजी निवेश पर अतिरिक्त 10% पूंजी उपादान, अधिकतम 100 करोड़ रुपए, मतलब कुल 250 करोड़ रुपए 5 वार्षिक किस्तों में देय होगा आपका, जब इकाई अपनी कुल क्षमता की कम से कम 80% उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ले। ठीक है, अब हम इसमें अगला पॉइंट है आपका भूमि संबंधी उपादान का प्रावधान क्या रहेगा आपका इसमें आपका भूमि संबंधी उपादान जो है आपका मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरण से भूमि खरीदने पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25% भूमि उपादान दिया जाएगा भैया, और बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के लिए यह उपादान 50% है। इसके अलावा आपका भूमि उपादान कुल परियोजना लागत के 7.5% या 75 करोड़ रुपए जो भी कम हो की सीमा तक प्रदान किया जाएगा। इस नीति में निवेश के लिए अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, जैसे कि आपका समस्त ESDM इकाइयों को अधिकतम 10 वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 50% छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए तक निवेश वाली इकाइयों को अधिसूचित बैंकों वित्तीय संस्थाओं के लिए से लिए गए ऋण के ब्याज की दर पर 5% प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की आपूर्ति 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की सीमा तय की जाएगी। सड़कों, ऊर्जा, जलापूर्ति, परीक्षण सुविधाओं इत्यादि आधारित सुविधाओं के विकास पर निहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC लागत का 50% योगदान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट है सकल घरेलू पेटेंट हेतु आपका 5 लाख रुपए तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आपका 10 लाख रुपए की सीमा तक पेटेंट फाइलिंग लागत की 100% प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाएगी। इसके अलावा यह नीति अधिसूचना तिथि से 5 वर्षों के लिए मान्य होगी तथा इसमें दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के अतिरिक्त शर्तों के साथ होंगे। भाई अगला है आपका नीति उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया। ये 8 जुलाई 2020 को राज्य मंत्री परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया। कब? 8 जुलाई 2020 को। इसका लक्ष्य क्या क्या है देखते हैं आपका। भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश को शीर्ष राज्यों में लाना, प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 इंक्यूबेटर्स की स्थापना, स्टार्टअप के लिए कम से कम 1 मिलियन वर्ग फुट इंक्यूबेटर्स एक्सीलरेशन स्थान का विकास, सहायता जो है आपका राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन, आपका स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना तथा भारत के सबसे बड़े इनक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किया जाना है। कहां पर? लखनऊ में भारत के सबसे बड़े इनक्यूबेटर की स्थापना। और यह नीति जो है, यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा आपका गंतव्य है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचल में, अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 2017 जो है स्टार्टअप नीति प्रचल में है आपका, जिसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्टअप इकाइयों के दृष्टिगत की गई थी। ठीक है, अन्य उद्योगों एवं क्षेत्रों तथा कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी एवं ग्रामोद्योग, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि में भी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा एक सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से यह नई स्टार्टअप नीति लाई गई है भैया। क्यों लाई गई है भैया? ये स्टार्टअप नीति शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि में भी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने एवं सुदृढ़ इकोसिस्टम बढ़ाने के उद्देश्य से यह स्टार्टअप नीति लाई गई है। और सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में उत्तर प्रदेश से 1800 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के साथ पंजीकृत है। कितना? 1800। उत्तर प्रदेश कितना? 1800 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां आपका पंजीकृत है भारत सरकार के साथ। अगला पॉइंट है इसमें आपका, इस नीति के तहत आपका स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड तथा यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई भैया, तथा इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है।
और इसके अलावा यह नीति प्रदेश के युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में ढालने में सहायक होगी। ये आपका नीति जो है आपका युवाओं को खास करके, ऐसा नहीं कि रोजगार मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा वो तो है, लेकिन वो खुद अपना एक जनरेट करेंगे स्टार्टअप, जिससे कि अन्य लोगों को रोजगार दे सकेंगे। ये ठीक है, रोजगार प्रदाता के रूप में ढालने में सहायक होगी। और इससे प्रदेश में लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है भाई। अगला आपका नीति है उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में संशोधन। क्या क्या हुआ है देखा जाए भैया। 5 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कब? 5 फरवरी 2020 को। वर्ष 2016 में प्रख्यातित उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति का मुख्य उद्देश्य न्यूज वेबसाइट्स, पोर्टल्स और शासकीय विज्ञापन प्रदान किए जाने का नियमन है। और आपका संशोधित नीति में प्रादेशिक प्राथमिकताओं के समावेश हेतु यथा आवश्यक संशोधन किए गए हैं। ठीक है, और आपका प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किए जाने के निमित्त वेबसाइट्स को उनके 2 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर सूचीकृत किया जाएगा। ठीक है, आपका विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की नीतियों के अनुसार वेबसाइट को विज्ञापन प्रदान करने हेतु हिट्स की संख्या को 2.5 लाख से घटाकर 0.5 लाख तक कर दिया गया है। और आपका वेबसाइट की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स मतलब गूगल एनालिटिक्स, कॉम स्कोर आदि द्वारा की जाएगी तथा गणना का आधार यूनिक यूजर होगा। याद रखिएगा, वेबसाइट की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं इसमें। और आपका विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु संबंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स, मोबाइल ब्राउजर सहित में कॉम्पैटिबल होना आवश्यक है। संशोधित नीति के अंतर्गत वेब मीडिया के विज्ञापन अधिकतम एक वेब पृष्ठ प्रति वेबसाइट के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। अगला है आपका नीति उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। देखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को लागू करने को मंजूरी दी गई। कब? 10 सितंबर 2019 को। इस नीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना है इस नीति का लक्ष्य। और इस नीति का उद्देश्य क्या है भाई? इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है, कृषि क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देना है, आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना एवं उसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने हेतु संस्थागत कार्य प्रणाली बनाना है इस नीति का उद्देश्य। और इस नीति के तहत प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। कब? वर्ष 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य है इस नीति के तहत। किस नीति के तहत? उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत। कब मंजूरी प्रदान की गई? 10 सितंबर 2019 को भैया मंजूरी प्रदान की गई थी, याद रखिएगा। और इसके अलावा इस नीति के तहत आपका इस नीति के तहत अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा एवं रोगमुक्त क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ताजे फल एवं आपका सब्जियों के निर्यात हेतु लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जोड़ने हेतु कार्यक्रम का आयोजन होगा। और आपका इस नीति के अंतर्गत अधिक निवेश हेतु व्यवसाय को आकर्षित करने एवं राज्य के ब्रांड का प्रचार करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य कृषि निर्यात में वृद्धि हेतु जिलों या जिलों के समूहों के क्षेत्रों के क्लस्टर बनाए जाएंगे भाई। और इसके अलावा आपका राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। और यह नीति आपका 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में संकुल रूप से खेती का प्रस्ताव करती है, जहां विदेशों की मांग पर फसलों का उत्पादन किया जाएगा और उन देशों को इन फसलों का निर्यात भी किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन संकुलों के पास ही नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। ये सब प्रमुख बिंदुआं थी आपका निर्यात नीति 2019 की। अब हम लोग आते हैं भाई, दूसरी नीति कौन सी है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019। देखिए, यह आपका 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति के प्राख्यान को मंजूरी प्रदान की। और यह नीति उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के पूरक रूप में तैयार की गई है। देखिए,
इस नीति को आपका 6 अगस्त 2019 को आपका मंजूरी प्रदान की गई उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा विद्युत आधारित गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति बनाई गई है। और प्रदूषण को कम करने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह नीति प्रख्यात की गई। देखिए आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका वाहन या आपका इलेक्ट्रिसिटी चरपहिया वाहन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए भी आपका उसके लिए यह नीति आपका शुरू की गई। आपका अगला आपका नीति है आपका बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2019। इसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं देखा जाए भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की असीम संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 जारी की, जो 5 वर्ष के लिए लागू की गई। कितनी? 5 वर्ष के लिए लागू की। कब जारी की? 2018 को जारी की। प्रदेश की शीर्ष पर्यटन राज्य के रूप में स्थापना, जनसाधारण की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन एवं पर्यटन के माध्यम से सतत एवं समावेशी विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 प्रख्यापित की गई, ठीक है। और उक्त नीति में यह प्रावधान है कि सभी नई पर्यटन इकाइयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट मिलेगी तथा लीज होल्ड टूरिज्म इकाइयों को विकास प्राधिकरणों के नियमों के अंतर्गत फ्री होल्ड कराने की अनुमति प्राप्त होगी। और इस नीति में यह भी प्रावधान है कि किसी विकास क्षेत्र में यदि कोई पुरानी हेरिटेज संपत्ति हेरिटेज होटल में परिवर्तित की जाती है तो संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी परिवर्तित की गई संपत्ति के भू उपयोग को हेरिटेज होटल की संज्ञा प्रदान करते हुए भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% आपका 100% छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका इस नीति में उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सालाना 500 करोड़ रुपए का नया निवेश तथा 5 लाख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और इसके अलावा देश के सबसे अधिक पर्यटकों के आगमन और उनसे प्राप्त राजस्व के संदर्भ में आपका सर्किट सृजित करने, आपका पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने, रोजगार सृजित करने और पर्यटकों की एक सुखद अनुभव प्रदान करने के माध्यम से आपका उत्तर प्रदेश को सबसे आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का कार्य है। और इसके अलावा घरेलू पर्यटकों के आगमन में सालाना 15% और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 10% वृद्धि का लक्ष्य है। इस नीति का उद्देश्य आपका प्रदेश में 1 लाख पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव विभागों की तरफ वन्य जीव विहारों की तरफ आकर्षित करना। और इसके अलावा 10 हेरिटेज भवनों को प्रतिवर्ष हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करना। इसके अलावा पर्यटन लैंड बैंक का सृजन करना। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास करना। इसके अलावा स्थानीय उद्यमिता को मेलों और पर्वों के माध्यम से आकर्षित करना। इसके अलावा गंतव्य है कि पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख रुपए के निवेश से लगभग 90 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। और आपका गंतव्य है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1998 में प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई थी। और वर्ष 1998 की पर्यटन नीति में 7 परिपथ पर्यटन विकास हेतु चिन्हित किए गए थे, जो कि इस प्रकार कौन कौन से 7 हैं देखते हैं। ब्रज परिपथ मथुरा वृंदावन आगरा तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा क्षेत्र मतलब आपका है। इसके अलावा दूसरा आपका है आपका बुंदेलखंड परिपथ, इसमें आपका झांसी ललितपुर देवगढ़ कालिंजर चित्रकूट तथा निकटवर्ती क्षेत्र हैं। और तीसरा है आपका बौद्ध परिपथ, इसमें भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल होंगे। चौथा है आपका विंध्य परिपथ, इसमें आपका विंध्याचल तथा सोनभद्र से जुड़ा क्षेत्र होगा। और पांचवा है आपका अवध परिपथ, आपका इसमें आपका लखनऊ तथा प्रयागराज व उनसे उनके मध्य के क्षेत्र होंगे। और छठा है आपका वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ, इसमें आपका प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे, वन विहार इको टूरिज्म स्थल इत्यादि होंगे। और आपका सातवां है जल विहार परिपथ, इसमें आपका ऐसे क्षेत्र जहां जल क्रीड़ा की संभावनाएं हैं। अब अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 के तहत उपयुक्त श्रृंखला में निम्नलिखित नए परिपथ जोड़ेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 के तहत आपका उपयुक्त श्रृंखला में निम्नलिखित परिपथ क्या क्या जोड़ेंगे देखते हैं। आपका इसमें आपका है हेरिटेज आर्क लखनऊ आगरा लखनऊ वाराणसी परिक्षेत्र। देखिए यहाँ पर है आपका
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 के तहत उपयुक्त श्रृंखला में निम्न नए परिपथ कौन कौन से जोड़ेंगे। पहला इसमें आपका हेरिटेज आर्क आगरा लखनऊ वाराणसी परिक्षेत्र, दूसरा है आपका महाभारत परिपथ, आपका महाभारत काल से जुड़े स्थल होंगे, और तीसरा आपका रामायण परिपथ, इसमें रामायण में उल्लिखित स्थल होंगे, आपका चौथा आपका जैन परिपथ, इसमें आपका जैन धर्म से जुड़े स्थल होंगे, और आपका अगला है आपका सूफी परिपथ, इसमें आपका सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थल होंगे, और आपका अगला है आपका स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, इसमें आपका स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल होंगे। और इसके अलावा आपका क्राफ्ट क्यूजिन एवं कल्चर ट्रेन हस्तशिल्प व्यंजन व विशिष्ट संस्कृति केंद्र होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश 2021 देखना है आपको। देखिए इस अध्यादेश में क्या क्या बिंदु है देखते हैं। आपका 18 अप्रैल 2021 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश 2021 को मंजूरी प्रदान की। कब? 18 अप्रैल 2021 को, जिससे यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसका उद्देश्य आपका किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवादों को कम करना। आपने देखा होगा कभी कभी विवाद हो जाता है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच, इसे कम करने के लिए यह नीति लाई गई। इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद अब कोई मकान मालिक बिना अनुबंध रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकेगा। इस अध्यादेश में विवादों को सुलझाने के लिए किराया प्राधिकरण और किराया न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है, और नए नियमों के तहत जो है आपका सालाना आवासीय परिसर में मात्र 5% तक ही किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है, जबकि गैर आवासीय हॉस्टल या लॉज के लिए यह बढ़ोतरी अधिकतम 7% है। आपका मकानों आवास किराए के लिए 5% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है मात्र, और जबकि गैर आवासीय मतलब हॉस्टल या लॉज में बढ़ोतरी जो है 7% तक ही हो सकती है। देखते हैं कई बार लेकर विवाद होता है, किराए को लेकर विवाद होता है भाई, और एग्रीमेंट को लेकर ये विवाद होता है, मकान खाली लेकर, कई तरह के विवाद होते हैं यहाँ पर। तो उसमें यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर राहत मिल जाएगी इस अध्यादेश के आने से। अगला आपका है अध्यादेश, देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश। देखिए ये आपका 24 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। देखिए यह अध्यादेश आपका ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर प्रतिषिद्ध करता है जो मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा है। इसमें आपका इसमें शादी करने के लिए बलपूर्वक या धोखा देकर अथवा दबाव डालकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है भाई। अगर कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता है कि महिला का धर्म परिवर्तन किसी दबाव, धोखे या लालच में अथवा महज शादी के लिए नहीं कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे 15,000 रुपये जुर्माने के साथ 1 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अगर महिला अवयस्क अनुसूचित जाति जनजाति मतलब SC ST जनजाति की है तो इस दशा में कारावास कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का होगा, और जुर्माने की राशि 25,000 रुपये होगी। और आपका सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में कारावास कम से कम आपका 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक होगा, और जुर्माने की राशि 50,000 रुपये से कम नहीं होगी भैया। और अगला पॉइंट है इसमें आपका, इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है भाई। तो अब हम लोग अगला अध्यादेश देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। तो इसमें इसके तहत आपका मुख्य बिंदु है 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 11 जून 2020 को इसे राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।
इसका उद्देश्य आपका उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 को और अधिक संगठित और एवं प्रभावी बनाना तथा गोवंशीय पशुओं की रक्षा तथा गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतः रोकना है। आपका गंतव्य है कि 6 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 प्रदेश में लागू हुआ था। दंड एवं जुर्माने में वृद्धि किए जाने हेतु मूल अधिनियम की धारा 8 में संशोधन किए गए हैं और आपका इसके तहत आपका गोकशी की घटनाओं हेतु तथा गोवंशीय पशुओं को शारीरिक क्षति कारित करने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। साथ ही जुर्माने की राशि न्यूनतम 3 लाख रुपए तथा अधिकतम 5 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया भैया। और आपका अगला अध्यादेश है आपका उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। देखिए ये आपका मई 2020 में प्रख्यापित इस अध्यादेश में कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव में लगे हुए कर्मियों यथा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पुलिस, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मियों के विरुद्ध हमला करने तथा आपत्तिजनक बर्ताव करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया गया भाई। और इसके अलावा साथ ही रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं के रोग को छिपाने, इलाज से बचने तथा अस्पताल से भागने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है इसमें अध्यादेश के तहत, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश के तहत। और आपका ये लास्ट योजना है दोस्तों आज की, आपका उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। देखिए ये आपका 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को अनुमोदित कर दिया। ठीक है, और इस नियमावली में हड़ताल, बंद, दंगों तत्संबंधी लोक अशांति तथा प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी संपत्ति की क्षतियों की वसूली करने तथा जुर्माना आरोपित करने तथा संपत्ति के संबंध में हुई आपका क्षतियों का अनुसंधान करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने तथा तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु नियम बनाए गए हैं। इसमें आपका हड़ताल वगैरह हो गया, हड़ताल तत्संबंधी लोग अशांति के दौरान अगर कुछ भी नुकसान क्षति की जाती है तो उसकी वसूली की जाएगी इस नियमावली के तहत आपका यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों आज की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। भैया लेखपाल एग्जाम की तैयारी में आप लोग जुटे रहिए, जितनी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, परियोजना हैं विशेषकर उन पे फोकस करिए। आपको कई सारे प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और मैंने जो आपको बताया है आज की वीडियो में वो ध्यानपूर्वक आप लोग बिल्कुल देखते जाइएगा, बल्कि उसको नोट करते जाइएगा। योजना की शुरुआत कब हुई थी, उसका लक्ष्य क्या क्या था, उसके तहत क्या क्या प्रावधान है योजना में, और योजना कहाँ तक सफल रही, किस जगह से शुरू की गई, कितना प्रावधान किया गया, केंद्र और राज्य सरकार का कितना कितना अंशदान है, कितने अनुपात में केंद्र और राज्य वहन करती है, ये सारी चीजें हमने बताई हैं। इन चीजों को आप लोग अलग से नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें से निकाल कर, और जितने सभी इंपॉर्टेंट है मैंने जितने बताए हैं, लेकिन और भी जितना भी आपको लग रहा है उसका एक नोट्स बना लीजिए अलग से, काफी हेल्प मिलेगा आपको। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।